अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब टेलीविजन बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, या यूं कहें कि टेलीविजन था ही नहीं, तब रेडियो ही लोगों के मनोरंजन का एकमात्र विकल्प हुआ करता था। ये लोगों के उस समय मनोरंजन का एकमात्र यंत्र था। साथ ही रेडियो मीडिया के संचारण का एक प्रमुख माध्यम हुआ करता था। देश, दुनिया और मनोरंजन जगत की सभी खबरें रेडियो के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती थीं और लोग इसे सुनने के लिए बेताब रहते थे। साथ ही लोग रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का ठीक उसी तरह से इंतजार करते थे जैसे आज टीवी में अपना प्रिय धारावाहिक या फिर फिल्म देखने के लिए करते हैं। पहले के समय में गाँवों में लोग एक जगह इकट्ठा होकर रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, लेकिन आज के आधुनिक समय में रेडियो की उपयोगिता थोड़ी कम हो गई है। हालांकि रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में बदलाव की वजह से आज भी रेडियो लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि अब रेडियो ब्रॉडबैंड, टैबलेट, वाहन और मोबाइल में भी आसानी से उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण यंत्र रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो को बनाने का इतिहास क्या है और भारत में पहली बार रेडियो का संचारण कब शुरू किया गया? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में इस रोमांचक और अद्भुत यंत्र के आविष्कार के बारे में विस्तार से जानने के लिए। ये साल 1680 का था जब पहली बार कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने रेडियो वेव्स के बारे में विस्तार से सोचा और फिर अंदाजा लगाया कि कुछ इस तरह की वेव्स भी होती हैं जिनका इस्तेमाल संचार के लिए किया जा सकता है। फिर सन 1866 में कुछ प्रयोगों के जरिए ये समझा गया कि इलेक्ट्रिक करंट वेरिएशन को स्पेस में उसी तरह छोड़ दिया जाता है जिस तरह लाइट और हीट को। फिर इसके बाद कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने किसी ऐसे सिग्नल की खोज शुरू की जिससे संदेश भेजा जा सके। प्रथम प्रयास करीब 1880 के दशक में हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की खोज की, जिसके बाद रेडियो के आविष्कार में और मदद मिली। अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की खोज के बाद हर्ट्ज ने भी कई सालों तक रेडियो के आविष्कार में अपना योगदान दिया, पर सफलता मिलने से पहले उनकी मृत्यु हो गई और उनका ये आविष्कार अधूरा रह गया। फिर बाद में उनके सहयोगियों ने हर्ट्ज की खोजों के ऊपर एक किताब बनाई जिसमें इस विषय की पुरानी विफल खोजों और हर्ट्ज द्वारा सफलतापूर्वक खोज के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई, ताकि भविष्य में हर्ट्ज की खोज को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा प्रयास, हर्ट्ज की किताब को पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने ध्यान से पढ़ा, जिनमें से एक जगदीश चंद्र बासु भी थे। बासु पर इस किताब ने इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने कुछ ही सालों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर आधारित एक उपकरण बना दिया, जिसे 1890 के दशक में उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रदर्शन के दौरान दूर रखी एक घंटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से बजाकर दिखा दिया। ये उस समय एक अविश्वसनीय बात थी। तीसरा प्रयास, रेडियो के आविष्कार के लिए कोशिशें तो बहुत से लोगों ने की, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आधिकारिक तौर पर रेडियो का आविष्कारक गुलेर्मो मार्कोनी को माना जाता है। उनको ही बेतार के तार यानी बिना तार के सिग्नल भेजने का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसी आविष्कार के लिए उन्हें 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि मार्कोनी का जन्म इटली में हुआ था। बचपन से ही मार्कोनी की रुचि विज्ञान में थी। वो अक्सर विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों में लगे रहते। सितम्बर 1894 में एक रात की बात है, मार्कोनी एक कमरे से दूसरे कमरे में गए और वहां जाकर उन्होंने एक मोर्स कुंजी को दबाया, जिसके बाद चिंगारियों की चटपट हुई और 30 फीट पर रखी हुई घंटी बज उठी। ये देखकर मार्कोनी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद उन्होंने और जोर शोर से अपने शोध पर काम करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन की बात है, मार्कोनी ने अपने बनाए हुए ट्रांसमीटर को पहाड़ी की एक ओर रखा और रिसीवर को दूसरी ओर। रिसीवर के पास संदेश ग्रहण करने के लिए उनका भाई खड़ा था। जब उनके भाई को संदेश प्राप्त होने लगे तो वो खुशी के मारे पहाड़ी पर चढ़कर नाचने लगा। उनकी इसी खुशी को देखकर मार्कोनी को ये विश्वास हो गया कि उनका यंत्र काम कर रहा है। उसके बाद उन्होंने लंदन में सन 1896-97 के बीच अपने द्वारा निर्मित उपकरण से बेतार के तार से संबंधित कई सफल प्रदर्शन किए और फिर 1897 में 12 मील की दूरी तक रेडियो संदेश भेजने में सफल हुए। इससे सारे यूरोप में मार्कोनी के नाम की धूम मच गई। फिर 12 दिसंबर 1901 को मार्कोनी ने एक महान कार्य किया। उन्होंने पहली बार अंग्रेजी के एस अक्षर को मोर्स कोड द्वारा अटलांटिक सागर के आर पार भेजने में सफलता प्राप्त की, जिसके बाद विश्व भर में उनकी प्रसिद्धि का डंका बज गया। आपको बता दें कि कई इतिहासकारों का मानना है कि मार्कोनी के आविष्कार की वजह से ही 1912 की टाइटैनिक दुर्घटना में 700 जितने लोगों को बचाया गया था ना, और ऐसी घटनाओं में रेडियो के माध्यम से संदेश भेजकर कई लोगों को बचाया गया। चौथा प्रयास, आपको बता दें कि मार्कोनी ने जो रेडियो बनाया था उससे संदेश को सिर्फ एक ही व्यक्ति को भेजा जा सकता था, पर आपको बता दें कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेडेन ने भी कई वर्षों तक रेडियो के आविष्कार पर काम किया था और उन्हें सफलता भी मिली। 24 दिसंबर 1906 की शाम इस कनाडाई वैज्ञानिक ने जब अपना वायलिन बजाया तब अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटर्स ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना। वो दुनिया में रेडियो प्रसारण की पहली पहल थी।
हालांकि इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में तथा गुलियमो मार्कोनी ने सन 1901 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी। पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में फेसेंडेन ने ही की थी। इसके बाद यानी 1906 में ली द फॉरेस्ट और चाइल्ड हेराल्ड जैसे लोगों ने रेडियो प्रसारण को और आधुनिक बनाने के प्रयोग शुरू किए। इसी के बाद रेडियो का इस्तेमाल संचार के माध्यम के तौर पर मैसेज पहुंचाने के मकसद से सिर्फ नौसेना में किया जाने लगा। फिर 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौजी के लिए रेडियो का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद ही न्यूयॉर्क के हैब्रिजी इलाके में ली द फॉरेस्ट के द्वारा साल 1918 में दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे गैर कानूनी करार देकर बंद करवा दिया। इसके बाद नवंबर 1920 में नौसेना के रेडियो विभाग में काम कर चुके फ्रैंक कोनार्ड को कानूनी तौर पर दुनिया में पहली बार रेडियो स्टेशन की शुरुआत करने की इजाजत दे दी गई और इस तरह रेडियो पर लगी रोक को हटा दिया गया। जिसके बाद साल 1923 में दुनिया में रेडियो पर विज्ञापन की शुरुआत हुई। रेडियो के बारे में ये तथ्य जानकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन शुरुआत में रेडियो को रखने के लिए 10 रुपए में लाइसेंस खरीदना पड़ता था। हालांकि बाद में ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया। भारत में रेडियो का इतिहास। भारत में साल 1924 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब रेडियो को लेकर आया था। इस क्लब ने 1927 तक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर प्रसारण का काम किया। हालांकि बाद में आर्थिक परेशानियों के चलते मद्रास क्लब द्वारा इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद इसी साल 1927 में बॉम्बे के कुछ बड़े बिजनेसमैन ने भारतीय प्रसारण कंपनी को बॉम्बे और कलकत्ता में शुरू किया। इसके बाद साल 1932 में भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी खुद ले ली और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम का विभाग शुरू किया, जिसका साल 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जो कि बाद में आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाने लगा। भारत में सरकार द्वारा बनाई गई रेडियो प्रसारण एक राष्ट्रीय सेवा भी थी, जिसके बाद पूरे देश में इसके प्रसारण के लिए स्टेशन बनाए गए और देश के कोने कोने तक इसकी पहुंच बनाई गई। यही नहीं, रेडियो ने भारत की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि साल 1942 में नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जब शुरू किया गया था, तब स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी जी ने इसी रेडियो स्टेशन से अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसारण किया था। रेडियो होता क्या है? जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें रेडियो क्या होता है। आपको बता दें रेडियो वेव पर आधारित एक यंत्र होता है और आपको बता दें कि रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज तक होती है। रेडियो तरंगे एक ट्रांसमीटर के द्वारा जनरेट की जाती हैं, जो कि एंटीना से जुड़ा होता है। इन तरंगों को रिसीव करने वाले डिवाइस को रेडियो रिसीवर कहा जाता है, जिसमें एक एंटीना लगा होता है। वर्तमान में रेडियो काफी ज्यादा उपयोग की जाने वाली एक आधुनिक तकनीक है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे रडार, रेडिएशन, रेडियो नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल, रिमोट सेंसिंग आदि सभी इसी पर आधारित होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने किसी एक दोस्त को शेयर भी कर दें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।